हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। यहाँ पर डील करने के पहले हम ये बता रहे हैं कि ये जो डिजीज़ है ये ऑर्बिटल इन्फेक्शन के अंदर आता है। तो अभी तक हमने ऑर्बिटल में क्या क्या पढ़ा है। ऑर्बिटल ये क्या है? ये ऐसा बोनी सॉकेट है जहाँ पर हमारा आई प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा है TON। क्या है? ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इसमें मेनली क्या होता है, ट्रॉमा के कारण हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। तो इसमें सिम्टम क्या क्या होंगे अगर कोई पेशेंट आएगा तो उसमें मेनली हमारा विजुअल एक्यूटी कम होगा, विजुअल फील्ड कम होगा, हमारा रैपिड दिखेगा RAPD। ठीक है, RAPD क्या होता है? रिलेटिव अफरेंट पेपिलरी डिफेक्ट दिखेगा। फंदस लेकिन नॉर्मल रहेगा, फंदस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा ऑर्बिट में होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं डायग्नोसिस के लिए? CT स्कैन और MRI करते हैं। इसमें मेनली जो ट्रॉमा होता है वो दो तरह का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट हमारा जो ऑप्टिक नर्व ये डैमेज हुआ है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि कैसे कोई पेनिट्रेटिंग सब्सटेंस से या ब्लंट सब्सटेंस से चोट लगने के कारण। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ने किसी और वजह से, ये सेकेंडरी कॉज है। ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है। इनडायरेक्ट में मेनली यह जो हमारा फोरहेड होता है ना, वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर ट्रीटमेंट करना रहता है तो हम ट्रीटमेंट करते हैं स्टेरॉयड से। लेकिन अभी कोई क्रैश है, एक CRAS क्रैश, इसने बोला है कि अगर कोई भी पेशेंट जिसको GCS लेस देन 40 रहे तो उसको स्टेरॉयड नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो मोर्टेलिटी रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, और क्या बढ़ा? तो ऑर्बिटल इन्फेक्शन। मेनली ऑर्बिटल इन्फेक्शन 4 तरह का था, प्री सेप्टल और सेरुलाइटिस, पोस्ट सेप्टल सेरुलाइटिस, और कौन सा था? ऑर्बिटल मिकोर माइकोसिस और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो हम पेरी ऑर्बिटल सेरुलाइटिस में क्या पढ़ते थे? तो पेरी ऑर्बिटल सेरुलाइटिस में मेनली जो इन्फ्लामेशन हुआ था वो सेप्टम के आगे हुआ था, इसलिए इसमें कोई भी आईबॉल में प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है तो आईलिड में इन्फ्लामेशन, इराइथेमा होता है, लेकिन प्रोप्टोसिस नहीं होते, ऑकुलर मूवमेंट नॉर्मल होता है, कंजक्टिवा में कोई भी कंजेशन नहीं रहता है, विजुअल एक्यूटी नॉर्मल होता है। लेकिन जब हम ऑर्बिटल सेरुलाइटिस की बात करते हैं तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव होता है। पोस्ट ऑपरेटिव कहने का क्या मतलब है कि पोस्ट सेप्टम के पीछे होता है, तो आईबॉल हमारा इन्वॉल्व होता है, तो प्रोप्टोसिस, ऑकुलर मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, मतलब प्रोप्टोसिस प्रेजेंट होता है, मतलब कि बल्जिंग होता है आईबॉल में, ऑकुलर मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, पेनफुल होता है, कंजक्टिवा होता है, मतलब कि कंजक्टिवा होने का क्या मतलब है? इरिटेशन आते हैं, तो इसको कह सकते हैं कीमोसिस होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्बिटल सेरुलाइटिस के 3 ट्रायाद हैं, एक तो प्रोप्टोसिस, दूसरा कीमोसिस ऑफ कंजक्टिवा, और तीसरा क्या है? पेनफुल आई मूवमेंट। ये तीनों इसका ट्रायाद कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? RAPD रिलेटिव अफरेंट पेपिलरी डिफेक्ट भी क्या होता है? पॉजिटिव देखने को मिलता है। और जब फंडोस्कोपी करेंगे ना तो रेटिनल वेन में कंजेशन भी मिलेगा। और ये जो है, जो हमारा प्री ऑर्बिटल है, प्री सेप्टल सेरुलाइटिस है, बाद में ये कॉम्प्लिकेट होकर ऑर्बिटल सेरुलाइटिस भी बन सकता है। और ऑर्बिटल सेरुलाइटिस ये मेनली इमरजेंसी केस है हॉस्पिटलाइजेशन का, लेकिन अगर इसका कॉम्प्लिकेशन देखें तो वो क्या होगा? वो कॉम्प्लिकेशंस में आता है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस नाम से ही क्या लग रहा है कि वो ऐसा थ्रोम्बोसिस जो कैवर्नस साइनस में हुआ है। तो थ्रोम्बोसिस डील करने से पहले कैवर्नस साइनस के बारे में इसका एनाटोमी डील करते हैं। कैवर्नस साइनस ये एक बेज वेनस साइनस होता है जो मेनली सिचुएटेड होता है बॉडी ऑफ द स्फेनोइड बोन। ठीक है, अब ये जो ब्रेन है, ब्रेन में इसका कहाँ पे स्ट्रक्चर है? तो ये ब्रेन में मेनली पाया जाता है मिडिल क्रैनियल फोसा में,
अब मिडिल क्रेनियल फोसा में कहाँ पे, तो ऑर्बिट जो हमारा आई जहाँ पे लोकेटेड है ना, वो ऑर्बिट के जस्ट बिहाइंड। ठीक है, मेनली ये पेयर में पाया जाता है। इसका शेप क्या बताए थे, वेज शेप होता है, तो इसका शेप इस तरह का होता है। ठीक है, ये पेयर में पाया जाता है और क्या है, ये कनेक्टेड होता है। इस कनेक्शन को कहते हैं हम इंटर कैवर्नस साइनस। इसमें कोई भी वाल्व नहीं होता है, इसके कारण एक से दूसरे में इन्फेक्शन बढ़ने में कोई भी टाइम नहीं लगता है। यहाँ तक समझ गए। अब इस वॉल को मीडियल वॉल कहते हैं, इस वॉल को लेटरल वॉल कहते हैं। अब मीडियल वॉल की बात करें तो जब मीडियल वॉल है, देखिए ये हमारा मीडियल वॉल है और ये हमारा लेटरल वॉल है। ठीक है, जो लेटरल वॉल होता है ना, वो कॉनकेव इन शेप होता है, याद रखिएगा, क्योंकि बाद में जाके आपको ये शेप चेंज मिलेगा थ्रोम्बोसिस के कारण। अभी ये कॉनकेव है, लेकिन जब इसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है ये तो कॉन्वेक्स इन शेप हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेटरल वॉल की डील करते हैं। लेटरल वॉल में मिली आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। वो 4 चीज़ें क्या हैं, तो सबसे पहले याद रखिए 3, 4, V1, V2, क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4, और क्या है ये ट्राइजेमिनल नर्व का जो ब्रांच है V1 और V2। तो इसको बोलते क्या हैं, तो क्रेनियल नर्व 3 ऑकुलोमोटर नर्व, क्रेनियल नर्व 4 ट्रोकिलर नर्व, ट्राइजेमिनल का जो V1 ब्रांच है उसको ऑप्थेल्मिक ब्रांच कहते हैं और जो V2 ब्रांच है उसको मैक्सिलरी ब्रांच कहते हैं। अब आते हैं मीडियल वॉल पे। मीडियल वॉल पे आप मेनली 2 चीज़ देखिएगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और नीचे में क्रेनियल नर्व 6। क्रेनियल नर्व 6 का दूसरा नाम क्या है, एब्ड्यूसेंस नर्व। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो मोस्ट कॉमनली होता है ना हमारा जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, वो क्रेनियल नर्व 6 के पाल्सी के कारण होता है। किसके, क्रेनियल नर्व 6 के पाल्सी के कारण, पैरालिसिस हो जाने के कारण। अब ये जो हमारा CST है, ये मेनली 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है सेप्टिक और दूसरा होता है एसेप्टिक। सेप्टिक नाम से ही देखिए ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ है, और कहाँ, तो साइनस में। ठीक है, तो क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, इटियोलॉजी हो सकते हैं। तो पहला साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में कौन सा, मेनली इथमोइड, याद रखिएगा। दूसरा ओटाइटिस, क्या, ओटाइटिस। तीसरा अलग से लिख देती हूँ, तीसरा ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन, क्या, ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन, इसमें मेनली कैनाइन इन्फेक्शन कहा जाता है। और चौथा कौन सा, फेशियल स्किन इन्फेक्शन। फेशियल स्किन में कौन सा, तो पिक्चर से बताती हूँ। ये हमारा समझ लीजिए क्या है, लिप है। ठीक है, ये फिल्ट्रम है और ये हमारा नोज है। तो अपर लिप, फिल्ट्रम और नोज, यहाँ का इन्फेक्शन में लिए कैवर्नस साइनस में जाता है। कैसे जाता है, आगे डायग्नोसिस इसके रूट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा, सेप्सिस। सेप्सिस का कॉज क्या है, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस, ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन और फेशियल स्किन, मेनली कौन कौन सा, अपर लिप, फिल्ट्रम और नोज। इसमें क्या होता है, तो फुरंकल्स होते हैं, और क्या होता है, इरिसिपिलारिस, रेड रेड हो जाता है, इरिसिपिलास, रेडनेस हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। दूसरा क्या है, तो दूसरा है एसेप्टिक। एसेप्टिक मेनली इसमें कोई भी इन्फेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें सिर्फ सर्जरी, जैसे कि नोज का सर्जरी, साइनस का सर्जरी, ये सब के कारण क्या होता है, इन्फेक्शन आ जाता है। और दूसरा क्या है, ट्रॉमा। ट्रॉमा के कारण भी क्या होता है, हमारा कैवर्नस साइनस ये थ्रोम्बोसिस होता है। ठीक है, अब थ्रोम्बोसिस क्या है, तो मान लीजिए हमारा ये ब्लड वेसल है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इंजरी हो गया, यहाँ पर ये ब्लड वेसल डैमेज हो गया। तो हमारा शरीर का नेचुरल फिनोमिना है इसको सही करने का। तो सही करने में मान लीजिए कोगुलेशन बाहर हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्लॉट। लेकिन अब ये कोगुलेशन CLOT, ठीक है, अंदर होगा, तो ब्लड वेसल के अंदर होगा तो उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं, क्योंकि बाद में ये जाके क्या कर सकता है, हमारा ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, जिसके कारण हाइपोक्सिया ये सब होने का डर है। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सेप्टिक में क्यों होता है, तो सेप्टिक में तो नाम ही है, बैक्टीरिया के कारण होगा। बैक्टीरिया एक
टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जो मेनली क्या करता है, हमारा जो प्रोकोगुलेशन सब्सटेंस टिश्यू है, उसको ये क्या करता है, इनहेबिट करता है या डैमेज करता है, जिसके कारण हमारा थ्रोम्बोसिस होता है। और दूसरा क्या था, एसेप्टिक में मैंने क्या बोला था, इन्फ्लामेशन के कारण। तो इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन कैसे होता है, तो थ्रोम्बोसिस के कारण, जैसे कि ट्रॉमा या सर्जरी के टाइम में हुआ है। ठीक है। अब जब रूट ऑफ कंटामिनेशन की बात करें तो ये मेनली दो बेसिस से होता है, एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट। एंटीरियर रूट में सबसे पहले क्या आएगा, फेशियल वेन, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया आईलिड में, नोज में, तो ये फेशियल वेन के थ्रू जाएगा एंगुलर वेन में। एंगुलर वेन से ये कहाँ जाएगा, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में, और उसके बाद वो चला जाएगा कैवर्नस साइनस में। पिक्चर देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, हमारा फेशियल वेन है, फेशियल वेन से जाता है एंगुलर वेन में, एंगुलर वेन से सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में, और उसके बाद कैवर्नस साइनस में। एक और वे से जा सकता है, ये हमारा इन्फीरियर क्या है, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से भी जाता है। ठीक है। दूसरा वे क्या है, तो दूसरा वे है पोस्टीरियर में कैसे जाएगा, तो ये देखिए हमारा क्या है, टेरॉइड प्लेक्सस वेन। यहाँ से क्या होता है, इमिशियरी वेन के थ्रू इन्फेक्शन डायरेक्ट चला जाता है। इमिशियरी वेन किसको कहते हैं, जहाँ पर कोई भी वॉल का नहीं हो। ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई वॉल लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो अगर पूछेगा कॉमेस्ट, जो कॉमन होता है रूट, वो क्या है, तो इन्फेक्शन जैसे कि एप्पल लीड, वेस्टिब्यूल ऑफ नोज या आईलिड में हुआ, तो वो क्या होता है, एंगुलर वेन के थ्रू, मतलब फेशियल वेन से एंगुलर वेन से वो कहाँ जाएगा, सुपीरियर और वाइटल से कहाँ जाएगा, वो सुप्राट्रोकुलर वेन, और वहाँ से वो चला जाएगा ऑप्थेल्मिक वेन, और उसके बाद वो कैवर्नस में चला जाएगा। ये इसका कॉमन रूट है, सबसे कॉमन रूट है। ठीक है। अब जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम पहचानेंगे कैसे, तो मेनली इसमें 3 साइन आपको देखने को मिलेगा। एक होता है आई साइन, दूसरा होता है सेप्सिस साइन, और तीसरा होता है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइन। तीनों साइन के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आई साइन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कीमोसिस क्या होता है, तो इरिटेशन इन आई में क्या होगा, इरिटेशन होगा। दूसरा पेरी और वाइटल इदीमा। अब ये पेरी और वाइटल इदीमा क्या होता है, तो जो हमारा ऑर्बिट है उसके चारों तरफ इन्फ्लामेशन हो जाना। प्रोप्टोसिस ये क्या है, तो हमारा मेनली आई बॉल में प्रोट्रूजन हो जाना। ठीक है। मतलब आई बॉल के मूवमेंट में क्या होगा, आपका पेन होगा। और क्या होगा, हेडेक में कैसा हेडेक होगा, यूनिलेटरल हेडेक होगा। हेडेक होगा, साथ में इसके साथ साथ फ्रंटो टेम्पोरल रीजन में भी आपका सर दर्द करेगा। ठीक है। ये सब होता क्यों है, तो वेनस कोगुलेशन के कारण मेनली ये देखने को मिलेगा। तो हमने क्या पढ़ा आई साइन में, कि हमें क्या हो रहा है, इसमें प्रोप्टोसिस हो रहा है, कीमोसिस हो रहा है, और एक्स्ट्राओकुलर मसल में पैरालिसिस हो रहा है। अगर कोई अर्लीस्ट साइन पूछेगा तो पहले ही बता दिया है, क्या है, 6th नर्व पाल्सी। चलिए अब आते हैं सेप्सिस साइन। आपको पता है कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया के कारण सबसे पहले क्या होता है, तो फीवर आता है। तो फीवर आएगा तो कैसे आएगा, तो इसमें एक फीवर का एक पार्टिकुलर पैटर्न है जिसका नाम है पिकेट फेंस पैटर्न फीवर। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, जो हमारा फीवर आता है वो चिल के साथ आता है, ठंडा लगते हुए आता है, और एकाएक ऊपर आएगा और एकाएक वो स्वेटिंग के साथ नीचे चला जाता है। ठीक है। लेकिन चिल के साथ ऊपर गया, स्वेटिंग के साथ नीचे आया, लेकिन ये क्या ख़त्म हो जाता है, नहीं, फिर से दोबारा अटैक इसका आता है। इसको क्या कहते हैं हम, पिकेट फेंस पैटर्न फीवर कहते हैं। ठीक है। और क्या क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया, और क्या क्या मिलेगा, हाइपोटेंशन। ठीक है। और क्या मिलेगा, तो रिगिडिटी। यहाँ तक समझ गए सेप्सिस वाला। अब आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट में सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो है मेनिंजाइटिस। क्या, मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस को हम कैसे पहचानते हैं, मेनली 2 साइन से। एक होता है कर्निग साइन और दूसरा होता है
ब्रुजेंस्की साइन। अब ये क्या होता है, जो कर्निक साइन होता है ना, उसमें आप नी को स्ट्रेट नहीं कर पाइएगा जब आपका हिप जो होगा वो 90 डिग्री में फ्लैक्स करेगा। और ये ब्रुजेंस्की साइन क्या होता है, इसमें मेनली आपका नोचल लिगिडिटी होता है। नोचल लिगिडिटी मतलब क्या होता है, जो हमारा नेक का मसल है वो स्टीफ हार्ड हो जाता है। अगर आप नेक के मसल को फ्लैक्स करने का कोशिश कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका हिप और नी जो होगा वो फ्लैक्स हो जाएगा। इसी साइन को हम क्या कहते हैं, ब्रुजेंस्की साइन कहते हैं। ठीक है। और अगर ये और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा तो क्या हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है, डॉजीनेस आ सकता है और कोमा हो सकता है। ठीक है। डायग्नोसिस इसका एक मेनली क्राइटेरिया है जिसको कहते हैं एगल्टन क्राइटेरिया। इसमें मेनली 6 फीचर्स होते हैं। सबसे पहले आपको इन्फेक्शन का साइट पता होना चाहिए। दूसरा, ये एविडेंस होना चाहिए कि ब्लड स्ट्रीम से आया है। तीसरा, इसमें अर्ली साइन ऑफ वेनस ऑब्स्ट्रक्शन दिखना चाहिए। चौथा, पैरालिसिस होना चाहिए 3, 4 और 6 क्रैनियल नर्व में। मेनली इससे क्या होता है, इन्फ्लामेटरी इदीमा होगा। पाँचवा, एब्सेस दिखना चाहिए या नेवरिंग टिश्यू में क्या होना चाहिए, इन्फ्लामेशन होना चाहिए। छठा, मेनिंजियल इरिटेशन होना चाहिए। ठीक है। ये 6 हुआ तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन और एमआरआई करेंगे। सीटी स्कैन में हम क्या देखेंगे, तो जो थ्रोम्बोसिस के कारण जो इसका लेटरल वॉल था वो कॉनकेव शेप से कॉन्वेक्स शेप में आ जाएगा। और दूसरा क्या करेंगे, अगर बैक्टीरियल रहा सेप्टिक तो हम इसमें कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। ठीक है। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा कि हमारा क्या है, CST जो हमारा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है, या तो वो सेप्सिस होगा या वो एसेप्टिक होगा। अगर सेप्सिस होगा तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक देंगे कैसे, तो बेस्ड ऑन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट सेप्सिस के लिए। दूसरा, सेप्सिस है, एब्सेस है, तो उसका क्या करेंगे, इंसिजन और ड्रेनेज करेंगे। तीसरा, हम अगर ये थ्रोम्बोसिस है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम देंगे IV अनफ्रैक्शनल हेपरिन। तो ये देने के पहले एक चीज़ देखिएगा कि कहीं पे इंट्राक्रैनियल हेमरेज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ब्लड को थिन करता है और ये हेमरेज को और भी बढ़ा सकता है, जिसके कारण मोर्टेलिटी भी हो सकती है। इसलिए हम IV फ्रैक्शनल हेपरिन देने से पहले ये चेक कर लेते हैं। फिर हम क्या देते हैं, कॉर्टिसोल। इन्फ्लामेशन ये सब के लिए हम कॉर्टिसोल देते हैं। और उसके बाद हम देते हैं मैनिटोल। मैनिटोल क्या क्यों दिया जाता है, इंट्राक्रैनियल लेसन ये सब को सही करने के लिए। ठीक है। अब जब पेशेंट एसेप्टिक होगा तो इसको फिर हमारा एंटीबायोटिक देने का कोई कारण कोई रीज़न नहीं है। IED करने का कोई भी रीज़न नहीं है, मतलब इंसिजन और ड्रेनेज। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। थ्रोम्बोसिस है तो IV अनफ्रैक्चर हेपरिन देंगे, लेकिन यहाँ पर वही याद रखना है कि कहीं पर भी इंट्राक्रैनियल हेमरेज नहीं हो रहा है। मैनिटोल देंगे वो लेसन के लिए। ठीक है। और क्या देंगे, तो एक और चीज़ देंगे जिसको नाम है थ्रोम्बोलाइसिस। ठीक है, जो थ्रोम्बोसिस को मेनली ख़त्म करेगा। एक इसमें एक और अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, एंटीबायोटिक ऑफ थेरेपी। वो क्या है, तो उसमें एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस में मेनली हम क्लोरैम्पेनिकॉल देते हैं। क्लोरैम्पेनिकॉल देते हैं, वो भी IV दिया जाता है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसका एनाटोमी पढ़ा, इसका पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा, इसका साइन पढ़ा, डायग्नोसिस पढ़े, इसका ट्रीटमेंट पढ़ा। आशा है आपको ये कैवर्नस साइनस साइन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।